यह वीडियो कुछ सबसे इफेक्टिव आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का एक एडवांस ट्यूटोरियल है जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए बेहद हेल्पफुल साबित हुए हैं। आज हम आपको इन टॉपिक्स की डेफिनेशन, फंडामेंटल्स और चार्ट पर इनका सही इस्तेमाल करना सिखाएंगे ताकि आप हाई क्वालिटी ट्रेड्स में एंटर कर सकें। चलो पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी या फेयर वैल्यू गैप्स। एसएमसी ट्रेडिंग प्लान पूरी तरह प्राइस एक्शन और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को ट्रैक करने पर बेस्ड है, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं। स्मार्ट मनी का मतलब है वे बड़े ऑर्डर्स जो मार्केट में बैंक्स, हेज फंड्स, ब्रोकर्स और दूसरी बड़ी इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं। लेकिन प्राइस चार्ट पर स्मार्ट मनी को कैसे पहचाना जाए? हम स्मार्ट मनी को इम्बैलेंसेस के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी और फेयर वैल्यू गैप्स, ये तीनों कंसेप्ट्स एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। जब स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करता है तो बायर्स और सेलर्स के बीच इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे प्राइस में सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स आते हैं और बड़े कैंडल्स बनते हैं जिनमें विक्स के बीच गैप्स होते हैं। अगर ऐसा होता है तो प्राइस सेल साइड इनएफिशिएंट होती है और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होते हैं। फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें विक्स आपस में मीट नहीं करते। यहाँ आप एफिशिएंट और इनएफिशिएंट प्राइसेस के एग्जांपल्स देख सकते हैं। पहले एग्जांपल में शैडोज के बीच एक क्लियर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जो सेल साइड इनएफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। इसके ऑपोजिट दूसरे एग्जांपल में विक्स बीच में मीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं है और प्राइस एफिशिएंट मानी जाती है। अब इसे अपने फेवर में कैसे यूज करें? जब प्राइस तेजी से मूव करती है और पीछे फेयर वैल्यू गैप्स छोड़ जाती है तो ये आमतौर पर वापस उन्हीं एरियाज में आती है ताकि गैप फिल करके बैलेंस रिस्टोर कर सके। ये एरियाज बेहद जरूरी सप्लाई और डिमांड जोन्स बन जाते हैं जो पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। इस एग्जांपल में प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है। इस एरिया में प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप्स बनाए हैं जो बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। इम्बैलेंस के नीचे हमें डिमांड जोन मिलता है क्योंकि ये डिमांड जोन इम्बैलेंस क्रिएट करने शामिल था। अब मान लीजिए प्राइस एक और पुल बैक बनाती है और एक नया डिमांड जोन क्रिएट होता है। मेन अंतर यह है कि दूसरे डिमांड जोन में कोई इम्बैलेंस नहीं है, इसलिए प्राइस के इनिशियल इम्बैलेंस वाले डिमांड जोन तक डीप रिट्रेसमेंट करने की अधिक पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनएफिशिएंसी एक मैग्नेट की तरह काम करेगी और प्राइस को उस गैप को भरने के लिए अट्रैक्ट करेगी। तो जब भी चार्ट पर ऐसा सिनेरियो दिखे, हम उसी डिमांड या सप्लाई जोन को टारगेट करेंगे जिसने इम्बैलेंस क्रिएट किया था। इस जोन में प्राइस रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, बजाय उन जोन्स के जो एफिशिएंट मूवमेंट से जुड़े होते हैं। सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इम्बैलेंस एक स्ट्रॉन्ग एसएमसी सिग्नल है और हम चार्ट पर सबसे पहले इसे ही स्पॉट करते हैं। हालांकि किसी भी कॉन्सेप्ट की तरह इसे भी दूसरे फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके यूज करना जरूरी होता है ताकि एक वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन लिया जा सके। दूसरा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बनती है स्टॉप लॉसेस की प्लेसमेंट से। जहां स्टॉप लॉसेस रखे जाते हैं वहीं लिक्विडिटी मौजूद होती है। स्मार्ट मनी स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करके स्ट्रेटेजिकली मार्केट में एंटर करता है ताकि वे अपनी पोजीशंस को सही से एस्टैब्लिश कर सकें। हर स्विंग हाई और स्विंग लो में लिक्विडिटी मौजूद होती है। हमें पता होता है कि अगर प्राइस इस एरिया में पुल बैक करती है तो कई प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यहां लॉन्ग जाएंगे और बुल मार्केट का फायदा उठाने के लिए अपने स्टॉप लॉसेस इस लेवल के नीचे रखेंगे। जैसे ही प्राइस स्विंग हाई के करीब आती है, ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं या रेजिस्टेंस एरिया पर शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर लेते हैं। इसलिए हमारे पास लिक्विडिटी स्विंग लोस के नीचे और स्विंग हाइज के ऊपर होती है। एक आइडियल अप ट्रेंड में करेक्शन इसी रेंज के अंदर होती है और प्राइस बुलिश मोमेंटम और लिक्विडिटी गैदर करने के बाद ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। कई प्राइस एक्शन ट्रेडर्स चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और लॉन्ग एंट्री के सिग्नल्स की तलाश में होते हैं। यही कारण है कि एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक भी एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया बन सकती है। कई ट्रेडर्स इसे बुलिश मोमेंटम का इंडिकेशन मानते हैं और लॉन्ग पोजीशंस ओपन करते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस इंगल्फिंग कैंडल के नीचे सेट करते हैं। हालांकि एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर हम मार्केट में तब एंटर करना चाहेंगे जब स्टॉप लॉसेस स्वीप हो चुके हों। इसलिए अगर हमें इस कैंडलस्टिक के नीचे एक डिमांड जोन मिलता है तो हम प्राइस के हमारे जोन में आने का वेट करेंगे और फिर बाय पोजीशन ओपन करेंगे। मार्केट में लिक्विडिटी के कई फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हम मेनली इक्वल हाइज और इक्वल लोस पर ध्यान देते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इक्वल लोस तब बनते हैं जब लो पॉइंट्स लगभग एक ही लेवल पर होते हैं और इसी तरह प्राइस इक्वल हाइज तब बनाती है जब हाई पॉइंट्स एक सेम लेवल पर होते हैं। प्राइस एक्शन के टर्म्स में इसका क्या मतलब है? चार्ट पर बने डबल या ट्रिपल बॉटम्स कई रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग ऑप्शंस खोजने के बेहतरीन इंडिकेटर होते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि जब प्राइस इस एरिया में फिर से आएगी तो रिजेक्शन होकर ऊपर की ओर जाएगी, इसलिए वे इन लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन सेंटर करते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस इस एरिया के नीचे रखते हैं। बेरिश मार्केट में भी यही सिनेरियो होता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को टच करती है तो रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं क्योंकि उन्हें डाउनसाइड रिजेक्शन की उम्मीद होती है। उनके स्टॉप लॉसेस इस जोन के ऊपर होते हैं जिससे इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी बन जाती है। अगर स्मार्ट मनी यहां पर सेल करना चाहता है तो प्राइस को पहले इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर पुश किया जाता है ताकि लिक्विडिटी ग्रैब की जा सके और फिर प्राइस को ओरिजिनल बेरिश डायरेक्शन में उनके द्वारा पुश किया जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट मेकर मॉडल। अब इंस्टीट्यूशनल प्राइस स्विंग्स में मार्केट मेकर मॉडल क्या होता है? मार्केट में 2 प्रकार की लिक्विडिटी होती है, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। किसी हाई या ग्रुप ऑफ हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी कहलाती है। जब प्राइस इस लेवल के करीब आती है तो बेरिश ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं या अपनी पहले से ओपन शॉर्ट पोजीशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी ओर ब्रेकआउट ट्रेडर्स लॉन्ग जाते हैं अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ती है तो। इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए स्मार्ट मनी प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश करते हैं जिसे बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ये प्राइस को ऊपर ले जाता है
ताकि रिलेटिव इक्वल हाइस के ऊपर मौजूद लिक्विडिटी को एंगेज किया जा सके। स्मार्ट मनी इस लिक्विडिटी को एंगेज करता है, ट्रेडर्स को दोनों तरफ ट्रैप करता है और फिर स्मार्ट मनी सेल कर देता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को बेरिश सिनारियो पर अप्लाई करते हैं। किसी लो या ग्रुप ऑफ लोज के नीचे की लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी कहलाती है। बुलिश सिनारियो की तरह जब प्राइस इस लेवल के करीब आती है तो बुलिश ट्रेडर्स लॉन्ग जाते हैं या अपनी पहले से ओपन लॉन्ग पोजीशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी ओर ब्रेकआउट ट्रेडर्स शॉर्ट जाते हैं अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ती है तो। इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए प्राइस थोड़ा नीचे आता है। एसएमसी इस लिक्विडिटी को एंगेज करता है, ट्रेडर्स को दोनों तरफ ट्रैप करता है और फिर स्मार्ट मनी बाय पोजीशन ओपन करता है ताकि बाई साइड लिक्विडिटी को एंगेज किया जा सके। जब प्राइस डिमांड लेवल तक पहुंचने से पहले सपोर्ट्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करती है तो इस लेवल से बाउंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारे सपोर्ट्स ट्रेडर्स को बाय करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। उनके स्टॉप लॉसेस सेल ऑर्डर्स का काम करते हैं और अगर स्मार्ट मनी बाय ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो उसे मार्केट में सेलर्स की जरूरत होती है। इस डायनामिक की वजह से प्राइस डिमांड लेवल से बाउंस कर सकती है क्योंकि बायर्स परसीव्ड वैल्यू का फायदा उठाने के लिए एंटर करते हैं और सेलर्स के ऑर्डर्स बाइंग प्रेशर द्वारा अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी वजह से सप्लाई और डिमांड जोन्स के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न्स का बनना शॉर्ट टर्म मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स के लिए एक बेहतरीन कन्फर्मेशन होता है। लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न्स बनने के बाद मार्केट दूसरी ओर के लिक्विडिटी जोन्स की तरफ मूव करता है। मार्केट डायरेक्शन, इससे पता चलता है कौन कंट्रोल में है। मार्केट डायरेक्शन को पहचानना आमतौर पर प्राइस चार्ट को एनालाइज करने का पहला स्टेप होता है। हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है और यह तय करना होता है कि बायर्स या सेलर्स में से कौन कंट्रोल में है। हम हमेशा मार्केट के कंट्रोलिंग साइड के साथ ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। अब जानते हैं सिस्टम कैसे काम करता है। यह सिस्टम मिटिगेशंस पर काम करता है। जब प्राइस डिमांड लेवल को मिटिगेट करता है तो डिमांड सप्लाई पर कंट्रोल ले लेती है। इसके ऑपोजिट जब प्राइस सप्लाई जोन को मिटिगेट करता है तो सप्लाई डिमांड पर कंट्रोल कर लेती है। मान लीजिए प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। हर बार जब प्राइस स्ट्रक्चर को ऊपर की ओर इनएफिशिएंसी के साथ ब्रेक करता है तो एक डिमांड जोन बनता है। ये डिमांड जोन्स तब तक अनमिटिगेटेड रहते हैं जब तक प्राइस उन्हें टच नहीं करता, जिससे डोमिनेंट ट्रेंड को फॉलो करने का एक परफेक्ट अवसर मिलता है। हालांकि अगर प्राइस एक वैलिड डिमांड एरिया के नीचे ब्रेक करता है तो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है, जो दो चीजें इंडिकेट है। पहला, सप्लाई ने डिमांड पर कंट्रोल ले लिया है। दूसरा, एक वैलिड सप्लाई एरिया एस्टेब्लिश हो गया है। इसके बाद प्राइस डाउनवर्ड मूव करना जारी रखता है, सप्लाई एरियाज बनाता है जब तक कि वह अगले अनमिटिगेटेड डिमांड एरिया तक नहीं पहुंच जाता। इस लेवल पर सप्लाई और डिमांड के बीच एक बैटल होती है। कई बार हमें इन दोनों जोन्स के बीच एक कंसोलिडेशन फेज या रेंजिंग मार्केट देखने को मिलती है। किसी भी जोन का ब्रेक होना यह तय करता है कि कंट्रोल किसके पास है। यहाँ हमारे पास 3 मूव्स हैं जो पिछले मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं, ये इंडिकेशन देते हुए कि डिमांड कंट्रोल में है। एक अनमिटिगेटेड डिमांड एरिया है जो सपोर्ट के रूप में काम करेगा जब प्राइस इस लेवल पर वापस आएगा। फिर एक टेम्पररी करेक्शन होती है और प्राइस इंबैलेंस के साथ हाई को ब्रेक करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया फिर से बनता है। मार्केट सेंटिमेंट तब तक बुलिश रहेगा जब तक प्राइस एक्सट्रीम डिमांड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने डिमांड लेवल को टेस्ट किया, लेकिन बायर्स की स्ट्रेंथ की कमी के कारण एक नया हायर हाई बनाने में सक्सेस नहीं हुआ। लो पॉइंट के नीचे ब्रेक करने के बाद हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बायर्स अब कंट्रोल में नहीं है और हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर हम इस पॉइंट को उस इंपल्सिव मूव की शुरुआत माने जिसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो यहां हमारा सप्लाई एरिया होगा। मार्केट लगातार डाउनसाइड स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करता है, ये दिखाते हुए कि सप्लाई कंट्रोल में है और कई सप्लाई एरियाज बना रहा है। इनमें से सभी सप्लाई एरिया एक पॉसिबल सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है जब तक कि प्राइस इस सामने मौजूद अनमिटिगेटेड डिमांड एरिया तक नहीं पहुंच जाता। ये जोन बायर्स के लिए मार्केट में एंट्री करने का एक पॉसिबल इंटरेस्ट एरिया हो सकता है। इस पॉइंट पर बायर्स और सेलर्स के बीच बैटल होती है, इसलिए हमें प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना होगा और मार्केट डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए वेट करना होगा, क्योंकि ये लेवल प्राइस के एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है या हमें कम से कम एक टेम्पोररी करेक्शन देखने को मिल सकती है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन विभिन्न सिनारियोज के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं जो हो सकते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। आमतौर पर ऑर्डर ब्लॉक्स वे ऑप्टिमाइज्ड सप्लाई और डिमांड एरियाज होते हैं जहां बड़े पैमाने पर बाई या सेल ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। मार्केट ने इन लेवल्स को पहले रिजेक्ट किया है, इसलिए जब प्राइस इन लेवल्स पर वापस आती है तो यहां फिर से रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि हर सप्लाई और डिमांड एरिया को ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जा सकता। हर बार जब प्राइस किसी लेवल पर रिएक्ट करता है तो एक सप्लाई या डिमांड एरिया बनता है। इसका मतलब है कि किसी कारण से ट्रेडर्स ने यहां मैसिव बाय या सेल पोजीशंस खोली हैं, जिससे प्राइस में सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ है। जब प्राइस इन लेवल्स पर वापस आती है तो हमें प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए ताकि पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। लेकिन हर सप्लाई और डिमांड एरिया पर ट्रेड करना इफेक्टिव नहीं होगा। समय के साथ और चार्ट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके हमने देखा है कि जब सप्लाई और डिमांड जोन्स कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ आते हैं तो इनकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट सप्लाई और डिमांड एरिया को ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। किसी एरिया को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानने के लिए मेनली 3 रूल्स होते हैं। पहला, प्राइस मूवमेंट में इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी होनी चाहिए। दूसरा, ऑर्डर ब्लॉक को बनाते समय मार्केट में लिक्विडिटी कलेक्ट होनी चाहिए। तीसरा, ऑर्डर ब्लॉक को एक इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करना चाहिए। अगर प्राइस मूवमेंट लेटेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़ती है और रीसेंट हाई के ऊपर क्लोज होती है तो इस मूवमेंट की ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये इंडिकेट करता है कि जिस डिमांड एरिया ने इस मूवमेंट को बनाया वो कोई ऑर्डिनरी लेवल नहीं, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर में एक इन्फ्लुएंशियल एरिया है। इसलिए
अगर कोई डिमांड जोन स्ट्रक्चरल ब्रेक का कारण बनता है तो उसे एक वैलिड ऑन ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। इसी तरह अगर प्राइस मूवमेंट लेटेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर को डाउनसाइड में ब्रेक करती है तो उस मूवमेंट की ऑरिजिन इंपॉर्टेंट होती है। ये दिखाता है कि जिस सप्लाई एरिया ने इस मूवमेंट को बनाया वह मार्केट स्ट्रक्चर में एक पावरफुल जोन है। इसलिए ये सप्लाई एरियाज वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स माने जाते हैं। मान लीजिए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और हमने एक रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा जो दिखाता है कि डिमांड अभी भी कंट्रोल में है। इन डिमांड एरियाज को लॉन्ग एंट्री अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बुलिश प्राइस मूवमेंट की ऑरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है और यह सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देती है। बाकी के डिमांड एरियाज लिक्विडिटी ग्रैप का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए इन एरियाज में ट्रेड करते समय लोअर रिस्क रखना जरूरी होता है। अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी अकाउंट को ग्रो करने में मदद कर सकती है तो एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट प्लान आपको मार्केट में सर्वाइव करने में मदद करता है। आप हर ट्रेड में अपनी कैपिटल का 2 से 3% तक रिस्क ले सकते हैं और एक समय में केवल 3 ओपन ट्रेड्स रख सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाता है और प्राइस उस लेवल को तोड़ देती है तो ये एक सप्लाई या डिमांड लेवल में बदल जाता है। इसे ब्रेकर ब्लॉक कहा जाता है और उम्मीद की जाती है कि मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट होगा। अगर कोई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को रिजेक्ट नहीं कर पाता और प्राइस इस जोन से नीचे गिरती है तो यह सप्लाई लेवल बन जाता है। ऐसी कंडीशन में जो ट्रेडर्स इस ऑर्डर ब्लॉक में लॉन्ग पोजीशन लिए थे वे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ट्रैप हो जाते हैं। अब वे प्राइस के वापस आने का इंतजार करेंगे ताकि ब्रेक इवन पर अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर सकें। साथ ही नए ट्रेडर्स इस एरिया को सप्लाई जोन के रूप में देखेंगे और शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। अगर प्राइस एक हायर हाई के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है और इम्बैलेंस के साथ मूव बनाती है तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाता है जहां से लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और प्राइस प्रीवियस लो के नीचे ब्रेक करती है तो डायरेक्शनल बायस बेरिश हो जाता है। अब हमारा डिमांड लेवल सप्लाई में बदल जाएगा क्योंकि प्रीवियस बायस ट्रैप हो चुके हैं और नए ट्रेडर्स इस लेवल पर शॉर्ट करने के लिए तैयार होंगे। इस डबल एक्शन का रिजल्ट ही है जो प्राइस को इस एरिया से रिटर्न करने पर मजबूर करता है। अब लिस्ट में आखिरी कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है? ये स्विंग हाई और स्विंग लो, सप्लाई और डिमांड एरिया, ऑर्डर फ्लो और पूरी मार्केट कंडीशन को रिफर करता है। मार्केट के 2 मेन बिहेवियर होते हैं, ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट। एक अप ट्रेंड में जैसा कि नाम से पता चलता है मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता है जिससे नए हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। यहां आप एक आइडियल असेंडिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आइडियल का मतलब है कि मार्केट लोज को बनाए रखता है और लगातार ऊपर की ओर पुश करता रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अप ट्रेंड में मार्केट में हाइज को ऊपर की ओर तोड़ने की नेचर ज्यादा होता है। हालांकि मार्केट हमेशा इतनी क्लियरली मूव नहीं करता लेकिन ज्यादातर ऐसा ही पैटर्न देखा जाता है। यदि आप 1 मिनट के चार्ट को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गति उच्चता और निम्नता बनाकर बनाई जाती है। इसलिए जब तक मूल्य संरचना लेवल्स को ऊपर की ओर ब्रेक करती रहती है हम अप ट्रेंड में रहते हैं। अब जब हमने ब्रेक्स के बारे में बात की है तो देखते हैं कि ब्रेक का क्या मतलब है और हम इसे वैलिड मानने के लिए किन कंडीशंस को कंसीडर करते हैं। लेकिन इससे पहले यह है चार्ट पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की जनरल एनाटॉमी। ये अलग अलग साइजेस और शेप्स में आ सकती हैं लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाती है जब हम ब्रेक्स और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी मार्केट के 2 इंसेपरेबल पार्ट्स हैं। कई लिक्विडिटी एरियाज को स्ट्रक्चर के जरिए से मीनिंग मिलता है और कई स्ट्रक्चर लेवल्स लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स के कारण इनवैलिड हो जाते हैं। अब ब्रेकआउट कैसे होता है? एक ब्रेकआउट तब होता है जब एक कैंडलस्टिक प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर को बॉडी के साथ क्लियरली ब्रेक कर देती है। इसका मतलब है कि यदि प्राइस प्रीवियस लेवल से कुछ पॉइंट ऊपर क्लोज करती है तो हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हम कैसे कंफर्म करें कि यह ब्रेक वैलिड है और सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है? फेक आउट या लिक्विडिटी स्वीप के मामले में प्राइस तुरंत वापस रेंज में आ जाती है। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट को और एडवांस बनाते हैं। यदि प्राइस प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर से ऊपर विक बनाती है और वापस रेंज के अंदर क्लोज कर जाती है तो हमारे पास एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं होगा जिसे हमने पहले डिस्कस किया था। लेकिन एक वैलिड ब्रेक के लिए अगले कैंडल को प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज करना होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि सेलर्स प्राइस को वापस रेंज के अंदर पुश करने में असफल रहे हैं और बायर्स कंट्रोल में है। इसी तरह एक डबल कंफर्मेशन के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बॉडी क्लोज होने के साथ साथ अगले कैंडल को प्रीवियस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को भी वायलेट करना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन मोमेंटम को इंडिकेट करता है बजाय एक लिक्विडिटी ग्रैब के। याद रखें जो कुछ भी हमने यहाँ डिस्कस किया है वह बेरिश सिनारियो पर भी लागू होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, रिवर्सल्स। हमने पहले बताया था कि मार्केट के 2 टाइप्स के बिहेवियर होते हैं, ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट। कभी कभी मार्केट डायरेक्शन को पहचानना कठिन हो सकता है या ऐसा महसूस हो सकता है कि प्राइस एक बॉक्स में फंसी हुई है। रेंजिंग मार्केट का टॉपिक इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, तो चलिए फोकस करते हैं कि कब एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदलता है और वाइस वर्सा, या आसान शब्दों में हमारा ओवरऑल बायस बुलिश या बेरिश कब होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया था, एक ऑरिजिन का ब्रेक एक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करता है। एक ब्रेकआउट तब होता है जब एक कैंडलस्टिक किसी मार्केट स्ट्रक्चर लेवल के थ्रू एक विजिबल अमाउंट तक क्लोज कर जाती है। तो सबसे पहले हमें रिवर्सल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सोर्सेज को लोकेट करना होगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहचानने में स्केल मायने रखता है। उदाहरण के लिए यहाँ इन दोनों लेवल्स को एक सोर्स माना जाता है क्योंकि इन्होंने प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर को ऊपर की ओर ब्रेक किया है, लेकिन हम इस ब्रेक को वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे। इसका कारण यह है कि इतनी छोटी मूवमेंट की फेलियर को ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जा सकता। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए एक और रूल है, एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब प्राइस लेटेस्ट इंपल्सिव मूव के
लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देती है और यह मूव प्रीवियस इंपल्सिव मूव के कम से कम आधे साइज का होना चाहिए। उदाहरण के लिए इस चार्ट को देखें। यदि हम मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें तो हमारे पास 3 इंपल्सिव मूव्स होंगे। इन सभी ने एक नया हाई बनाया है, तो हर इंपल्स के सोर्स को ब्रेक करना एक चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। लेकिन तीसरे इंपल्स के साइज को देखें, ये बैरली प्रीवियस मूव के आधे साइज का भी नहीं है। तो इस केस में यदि प्राइस स्विंग लो से नीचे ब्रेक करती है तो हम इसे वैलिड चेंज ऑन ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे। इसलिए हम चार्ट पर लेटेस्ट इंपल्स को प्रीवियस इंपल्स के साथ कंपेयर करते हैं और इसे कम से कम आधे साइज का होना चाहिए ताकि इसे वैलिड रिवर्सल माना जाए। उदाहरण के लिए यदि प्रीवियस मूव 40 पॉइंट्स का है तो लेटेस्ट इंपल्स कम से कम 20 पॉइंट्स का होना चाहिए, नहीं तो हमारे पास कोई वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। अब बैरिश सिनेरियो में यह हमारे इंपल्सिव बैरिश मूवमेंट्स है। यदि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो इसे एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा, क्योंकि यह इंपल्सिव मूवमेंट प्रीवियस मूव के आधे से क्लियरली बड़ा है। ध्यान रखें कि हम हमेशा चार्ट पर लेटेस्ट इंपल्स को प्रीवियस इंपल्स के साथ कंपेयर करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एंट्री स्ट्रैटेजी क्या है। डोमिनेंट मार्केट डायरेक्शन के साथ ट्रेडिंग करने से आपके विन रेट्स और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में इंस्टेंट इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन याद रखें, किसी भी सेटअप को अपने रियल अकाउंट पर इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे अलग अलग स्टॉक्स और पेयर्स पर बैक टेस्ट करना चाहिए, ताकि हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा सके। अब चार्ट पर ट्रेंड्स और रिवर्सल पॉइंट्स को पहचानने में सबसे इफेक्टिव कॉन्सेप्ट्स में से एक है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बात करें तो आमतौर पर अगर हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर माने तो लिक्विडिटी हमेशा टॉप के ऊपर और बॉटम के नीचे होती है। प्राइस में रीसेंट लो के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करने और फिर ऊपर की ओर पुश करते हुए रीसेंट हाई के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करने का नेचर होता है। लेकिन अधिकतर केसेस में लिक्विडिटी का इस्तेमाल ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि बुलिश मार्केट में हम आमतौर पर देखते हैं कि प्राइस लोस के नीचे लिक्विडिटी को स्वीप करती है ताकि अपवर्ड मूवमेंट्स के लिए फ्यूल इकट्ठा किया जा सके। कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस लिक्विडिटी स्वीप मूवमेंट्स की पहचान करने में इंपॉर्टेंट होती है। बुलिश सिनेरियो में एक कैंडलस्टिक के नीचे एक लंबी विक एक लिक्विडिटी ग्रैब मूवमेंट को इंडिकेट करती है। मान लीजिए कि यह एरिया हमारा प्रीवियस सपोर्ट है, तो यहाँ बहुत सारे बाय ऑर्डर्स लगे होंगे, जिसका मतलब है कि स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे कहीं होंगे। तो अगर एक लंबी विक इस एरिया को तोड़ती है तो इसे लिक्विडिटी ग्रैब माना जाएगा, लेकिन केवल तभी जब टॉप पर लंबी विक ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होगा कि प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट शुरू कर सकती है। सभी केसेस के लिए एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हम देखना चाहते हैं वह यह है कि विक लेवल को पेनिट्रेट करे और जल्दी से वापस लौट आए। हालांकि इस विक का साइज बॉडी के कम से कम आधे के बराबर होना चाहिए। अब जैसा कि हमने पहले बताया था, एक रिवर्सल के लिए एक सोर्स को ब्रेक करना जरूरी है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। जब हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जोड़ते हैं तो हायर हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप भी एक पॉसिबल रिवर्सल का इंडिकेशन माना जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास रीसेंट सोर्स है जिसने मार्केट स्ट्रक्चर को अपसाइड की ओर ब्रेक किया है। जब प्राइस रीसेंट हायर हाई के ऊपर लिक्विडिटी को स्वीप करती है और एक नया हाई बनाने में असफल रहती है तो इसे एक रिवर्सल का इंडिकेशन माना जाता है। डोमिनेंट ट्रेंड के खिलाफ लिक्विडिटी स्वीप ट्रेंड की डायरेक्शन में लिक्विडिटी स्वीप से बहुत अलग होती है। हाई के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करना एक टेम्पररी रिवर्सल को इंडिकेट करता है, लेकिन हम ये उम्मीद नहीं करते कि प्राइस बहुत अधिक गिरेगी। एक ट्रू रिवर्सल तब कंफर्म होता है जब प्राइस रीसेंट ओरिजिन पॉइंट को ब्रेक करती है और उसके नीचे क्लोज करती है। तब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि अप ट्रेंड सच में खत्म हो चुका है और प्राइस नीचे की ओर पुश कर सकती है। यही कॉन्सेप्ट बेरिश सिनेरियो के लिए भी लागू होता है। यदि प्राइस लेटेस्ट लो के नीचे लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो ये डोमिनेंट डाउन ट्रेंड के लिए एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल को इंडिकेट करती है। प्राइस एक्शन के नजरिए से सेलर्स एक नया लो बनाने में असफल रहे हैं जो मोमेंटम लॉस को दिखाता है। जब प्राइस तुरंत वापस रेंज के अंदर आ जाती है तो ये अपवर्ड मोमेंटम को दिखाती है, जिससे प्राइस सामने मौजूद सप्लाई लेवल तक पुश कर सकती है। और अगर प्राइस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर ब्रेक करती है तो रिवर्सल कंफर्म हो जाता है और हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब यहाँ हमारे पास 5 मिनट का चार्ट है। मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है और मार्केट लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। ये इक्वल लोज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मूवमेंट का सोर्स है और इसमें बहुत अधिक लिक्विडिटी मौजूद है। इसीलिए इस लेवल पर एक लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न का बनना एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड कंटिन्यूएशन सिग्नल की तरह वर्क करता है। इसके ऑपोजिट हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न बनना इंडिकेशन देता है कि एक टेम्परेरी रिवर्सल आने वाला है। यह रिवर्सल बाद में कंफर्म होता है जब प्राइस रीसेंट सोर्स पॉइंट को ब्रेक कर देती है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्रिएट किया था। तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस अपनी डायरेक्शन बदलेगी और नीचे की ओर पुश करना जारी रखेगी। अपने चार्ट पर इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस में लाना श्योरली आपकी चार्ट एनालिसिस को बेहतर करेगा, आपको प्राइस मूवमेंट्स के मेन रूल्स को समझने में मदद करेगा और आपकी ट्रेड एंट्रीज को ऑप्टिमाइज करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी होगी।